एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम पास में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों को दी जाए। चाहे आप CSA नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, तो आपके लिए दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से लेके बहुत हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीरीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम करेंगे खूब सारे न्यूमेरिकल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे, चाहे वो आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अपने 12th के बोर्ड्स के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हो। 12th के बोर्ड्स के लिए भी दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथ में लिखेंगे, नोट्स खुद अपने हाथों से बनाएंगे। आपको मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी, यू कैन मेक नोट्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर रेफरेंस बुक ऑल्सो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्लाइड आप लोग ये देख रहे हैं, हमारी पहली स्लाइड है ये। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द नोट्स। ठीक है, जब तक मेरे को ये पेन और ये सब लेने में टाइम लगता है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें 3 मेन चीज़ों पे फोकस करना है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वीडियो मैंने पहले से ही ऑर्गन केमिस्ट्री के चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप उसमें देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पहले से है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे सॉल्व करवाए हैं। प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस इसके अंदर आती हैं, उनकी सारी वीडियोस मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है, कंडक्टेंस का क्या मतलब, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, आपको पता है कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चलती है। इलेक्ट्रॉन के चलने को हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो अगर मैं सिर्फ कंडक्टेंस की बात करूँ तो कंडक्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इवन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आप लिख सकते हो फ्लो ऑफ आयंस। अगर आयंस भी मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ आयंस, आयंस भी अगर मूव कर रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो कंडक्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे सब्सटेंस जो आपको बहुत सारे आयंस दे दे तो वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो आयंस बना दें वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। और अगर वो कंडक्टेंस शो कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्योंकि अगर मान लो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मान लिया पर NaCl पड़ा है, हमें पता है NaCl आयनिक कंपाउंड है। किससे मिलकर बना है? Na+Cl नेगेटिव से। इनको हमने जोड़ दिया, NaCl बन गया। बट क्या NaCl जब चुपचाप पड़ा है, सॉलिड स्टेट में पड़ा है, क्या ये कंडक्टेंस शो करेगा? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? तो क्या आंसर आएगा हमारा? नो, क्योंकि सॉलिड में वो जुड़कर बैठा है। हमें पता है NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लैटिस में होता है NaCl। ठीक है, Na जो होता है वॉइड्स में होता है, Cl जो होता है वो लेटिस की साइड्स लेता है। ठीक है, सबको पता है। अब जब या तो आप इसको क्या करो, इसका सोल्यूशन बना दो, या आप इसको क्या करो, हीट कर दो। 2 चीज़ें कर सकते हो, या आप इसका सोल्यूशन बना दो पानी के अंदर, या आप NaCl को मोल्टन स्टेट में ले आओ हीट करके। तो ये आयंस में टूट जाएंगे, आयंस टूटेंगे, आयंस फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान से आप रीड आउट करेंगे। सब्सटेंसेस व्हिच गेट डिसोशिएटेड पार्शियली और कंप्लीटली। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि पार्शियली और कंप्लीटली क्या है। ऑन डिसॉल्विंग इन एनी सॉल्वेंट और इन मोल्टन स्टेट, या तो तुम उसका सोल्यूशन बना दो या आप इसको हीट कर दो। तो ऐसे सोल्यूशन जो आयंस बना दे, या तो हीट करने पे या सोल्यूशन बनाने पे, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक। अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या है।
ठीक है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने बोला या तो सोल्यूशन बना लो या मोल्डन स्टेट कर लो, ठीक है, आयंस बन जाए। अब दो तरीके से हो सकता है ना भाई, एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो 100% डिसोशिएट हो जाए पर पूरी तरीके से आयंस में आयंस बना दे, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो पूरी तरीके से आयंस में ना टूटे, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन जो 100% डिसोशिएट हो जाए, मतलब अगर आपने पानी में डाला तो अगर NaCl डाला पानी में डाला, आप पूरी तरीके से Na+ और Cl नेगेटिव मिल जाए, या ऐसे सोल्यूशन जो थोड़े से बने और वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, या तो भाई ऐसे सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं पूरी तरीके से 100%, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पार्शियली हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं अल्फा। ये हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू आपको कहीं पे 1 लिखी हुई मिल रही है, इसका मतलब है दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत 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 ज्यादा कम है, तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल देखिए, बहुत जरूरी है। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी, उनका क्या नाम होता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे HCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है H+ और Cl नेगेटिव में, NaOH कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है Na+ और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, कंप्लीटली आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं। इनके लिए हम कंप्लीट एरो शो करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वीक, जैसे एसिटिक एसिड कैसे डिसोशिएट करता है, CH3COH, आपको कैसे करना होता है, हमें पता है H+ देगा, एसिड है तो H+ कर दो, निकाल दो इसमें से, और क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और प्लस H+। अब मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से तो डिसोशिएट होंगे नहीं, जैसे ही होंगे थोड़े से होंगे, वापस में ये रिएक्टेंट बनाने लग जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होती, इनकी अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा कम आती है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, ये भी पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता है, थोड़ा होता है और उसके बाद दोबारा से NH4 में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, which do not form PPTs। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। ये क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, मतलब NaCl NH4Cl ये जो है ऐसे सॉल्ट्स नहीं बनाता, PPTs नहीं बनते इनके। यहाँ पर वी गेट अ प्रेसिपिटेट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो पूरी तरह से, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है स्ट्रॉन्ग, जो नहीं हो वहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हुए वो वापस आ गए तो दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस पार्ट से सिर्फ समझोगे ना तो कभी भी याद नहीं करना। अगर इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स तो आपके अपने आप ये फॉर्मूलेस बन जाते हैं, अपने आप यू कैन जनरेट दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे आप ये लिखा है कंडक्टेंस, सबसे पहला वर्ड, क्योंकि हम बड़ी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस रहे हैं तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। अब एक बात बताओ, अगर आयंस चल रहे हैं, उसको मैंने बोला कंडक्टेंस, अब आपने क्या किया, इसके बैरियर लगा दिया, चुपचाप चल रहे थे, अब आपने इसमें बीच में अड़चन लाने लग गए, आप इसको रोक रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है रेजिस्टेंस क्या होता है, कि आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो चीज़ अप्लाई की जाती है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, अगर कुछ नहीं था तो बहुत अच्छी थी कंडक्टेंस, अब आपने रेजिस्टेंस लग दिया तो फ्लो को कम हो गया। तो कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब C का फॉर्मूला क्या है, 1/r, ठीक है। अब R रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होता है रोला, R इज इक्वल टू रोला, दिस इज द मेन फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रोला। R क्या है यहाँ पे, R हमारा है रेजिस्टेंस,
R हमारा है रेजिस्टेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओहम। क्या होती है, ओहम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स। अब की नया टर्म है ओहम इनवर्स को ही हम बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन। तो यहाँ पे तो आ जाएगा साइमन इनवर्स, ये आ जाएगा साइमन इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, साइमन, क्योंकि ओहम इनवर्स को बोलते हैं अपन साइमन। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, ओहम इनवर्स और साइमन। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम या फिर साइमन इनवर्स। महू भी बहुत पुराना है, महू भी बोलते थे। रो आर, इसमें रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए है तो इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल क्या है, लेंथ। ठीक है, एल क्या है, लेंथ इन सेंटीमीटर मीटर्स, जिसमें भी आप लेना चाहोगे। एरिया, ए क्या है, एरिया, ये है हमारा ए इज एरिया। एरिया मान लो ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसे याद कैसे करेंगे, रो ला, रो ला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो ला, रो ला। Our rho is the resistivity, that is also called specific resistance. इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, specific resistance को, क्योंकि ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं specific कंडक्टेंस से। तो रो जो है वो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, आर का रिवर्स क्या था, कंडक्टेंस। मैं इसको उल्टा कर देती हूँ 1/c, और रो को भी इन्वर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कप्पा, ये क्या लिखा हुआ है, के को क्या बोलते हैं, कप्पा। आप रेजिस्टेंस को उल्टा करो, क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी को उल्टा करो, 1/रो करो, उसे बोलते हैं के इज कप्पा। के को क्या बोलते हैं, कापा। और कापा का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आया, आर को उल्टा किया तो कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी को उल्टा किया तो कप्पा, और उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अभी हमने इस वाले फॉर्मूले में क्या किया, आर का उल्टा किया तो मैंने 1/c, रो को उल्टा लिखा तो 1/k लिख सकते, क्योंकि तो आर ऊपर लिखा हुआ ना, तो उसको नीचे लिखेंगे ना कंडक्टेंस को, क्योंकि उसका रिवर्स है। तो 1/k L/A। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इधर ले जाऊंगी, c को इधर ले जाऊंगी, तो k क्या हो जाएगा, c L/A। k कप्पा क्या हो जाएगा, c L/A। अब k को हम क्या बोलते हैं, k के 3 नाम हैं, कप्पा, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी न्यूमेरिकल में यही वर्ड्स हमको कंफ्यूज कराते हैं भैया। मैं आपको 5-6 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, तो फोकस ऑन इट। और आप बहुत इजी है, बट आपको सिर्फ टर्म्स याद होने चाहिए। कप्पा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं कप्पा। ठीक है, तो कप्पा का क्या फॉर्मूला बन गया, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, भाई सी क्या था, कंडक्टेंस, और L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। तो बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला हमारे सामने आता है, कौन सा, ये वाला, दैट कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। कप्पा इज इक्वल टू, याद करो, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। के कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, C क्या है, कंडक्टेंस, L/A क्या है हमारा सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स करनी बहुत जरूरी है। यूनिट्स के बिना तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री पूरी अधूरी है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, 1, 2 and 3 गो। अब इसके बाद अब करते हैं यूनिट। हमारे को पता है, अभी हमने किया कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी, ओहम इनवर्स। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, राइट हैंड से करते हैं, ओहम इनवर्स। ठीक है, साइमन भी लिख सकते हैं इसको, या तो ओहम इनवर्स लिख लो या साइमन लिख लो। सेल कांस्टेंट L की सेंटीमीटर,
एक ही सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, तो क्या यूनिट बन जाएगी, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर गया। या इसी को लिख सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ओहम को ऐसे भी नोट भी करते हैं, ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इतना आ गया तो अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल वाला पार्ट। सो गाइज, अब ये क्या है ना, न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा। रीड आउट द न्यूमेरिकल फर्स्ट, हर पॉइंट को लिख लो पहले। न्यूमेरिकल यही किया जाता है, एक एक लाइन को रीड आउट करो और पहले देखो आपको क्या क्या गिवन है, ट्राई योरसेल्फ। अगर आप ट्राई कर रहे हो, आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पहले पता क्या मैंने के लिख दिया, बट आपको लिखा नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कप्पा, ये हमारा क्या था, के। तो के हमको गिवन है कितना, आप लिखते जाओ, जो गिवन है ना वो आप लिखते जाओ, 0.176 ओहम इनवर्स, ठीक है। चलो इसके बाद आपका, अच्छा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वही मैंने कहा कैसे होगा सेंटीमीटर इनवर्स। इफ द सेल कांस्टेंट मतलब L/A आपको दे रखा है 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। बस ये तो बहुत आसान का क्वेश्चन है, कंडक्टेंस निकालनी है, सी निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कप्पा इज इक्वल टू सी L/A, ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू सी L/A। अब हमें सी निकालना है, तो सी, अगर हमें सी निकालना है तो सी A/L यहाँ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। भैया अगर आपको सी निकालना है तो ए उधर चल जाएगा, कप्पा इंटू A/L। कप्पा क्या है हमारा जी, 0.176 ओहम इनवर्स। अगर फिजिकल केमिस्ट्री करनी है यूनिट साथ में लेके चलो, ठीक है। A/L हो गया, L/A था 0.225, तो A/L यहाँ पे L/A उल्टा करके लिखेंगे 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स कट गया। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6990। क्या बचा, ओहम इनवर्स, यही इसकी यूनिट होगी ओहम इनवर्स। तो आपकी कंडक्टेंस कितनी आ गई, 0.6990 ओहम इनवर्स। और हमें पता है कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी, ओहम इनवर्स। मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट किया है। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाँ जी। 0.05 molar KO solution offer a resistance of this in a conductivity cell of this. Calculate the molar conductance. अब यहाँ पे क्या शब्द आया, क्या वर्ड आया, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस तो अभी की नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी इस पे मूव ऑन करेंगे। उससे पहले हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दो चीज़ें हमारे को ज़रूरी हैं। एक ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यूनिट। जब तक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नहीं आती तो यूनिट के बिना तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिट के बिना इज वेरी इम्पॉसिबल। तो यूनिट में बस हमारे को किधर फोकस करना है, लीटर्स, क्योंकि लीटर ज़्यादा यूज होगा, सेंटीमीटर ज़्यादा यूज होगा, मीटर ज़्यादा यूज होगा। हमें ये तो पता ही है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सबको पता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है और मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो ये इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और ये 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको इसका क्यूब लेना है तो आपको इसको भी क्यूब करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10
अब 0.0000 का सेंटीमीटर क्यूब। 1000 तो पहले ही है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो ये 1000 वर्ड कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो बस आपको ये यूनिट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। इतना अगर आपको आता है तो न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली कर लोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारा मेन पार्ट पे। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है क्या। देखो मोलर कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस हमें पता है फ्लो ऑफ आयंस। अब अगर तुमने वही सोल्यूशन, अगर आपने वही सोल्यूशन आपने मोलर्स की टर्म में ले लिया, हमें पता है कंसंट्रेशन को हम किन किन टर्म्स में पढ़ते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। अगर आपका सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन है और उसकी कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कंडक्टेंस क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टेंस। मतलब ये क्या कह रहा है, एक बीकर लिया आपने और उसमें कैसा सोल्यूशन डाला, एक मोलर सोल्यूशन डाला। इलेक्ट्रोलाइट आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए और उसके ऊपर आपने ऐसे किया, ऐसे लिया आपने, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है, जिसमें बैटरी से आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ जो सोल्यूशन दिया हुआ है ना आपने, अगर आपने यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो अगर मोलर 1 मोलर ले रखा है, मोलर सोल्यूशन लेकर है, तो ऐसी कंडक्टेंस को, ऐसे आयंस बनने को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। पढ़ लेते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल को हम मोलर सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द होल सोल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स and when 2 electrodes are 1 centimeter apart and it is denoted by lambda n। अब हमारा एक टर्म आया लैम्डा और उसके नीचे लगाया n। अगर n लगाया मोलर कंडक्टेंस, अगर हम EQ लगाएंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि हम कल नेक्स्ट में देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ये पढ़ा अभी, कंडक्टिविटी कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, C इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या मतलब होगा, मोलैरिटी। क्या मतलब होगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब वॉल्यूम किस में है, लीटर्स में। बट यहाँ पर हम लीटर में नहीं रखते, हम रखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। हम किस में लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी कंडक्टेंस है वो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको हम एक बार रफ कर देते हैं सारा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट मतलब सी की यूनिट क्या बन जाएगी, सी की यूनिट बन जाएगी मोलर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, सिर्फ कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स को हम m लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर मतलब m हमारा को छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि मोल्स के लीटर है तो m छोटा लिखेंगे, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो c की यूनिट आ गई, ये आ गया हमारी c की यूनिट। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है, मोलर सोल्यूशन है। और मोलर सोल्यूशन की यूनिट क्या होती है, पर मोल मतलब m इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो। मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट को हम m इनवर्स लिख देते हैं। m इनवर्स का मतलब है मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे अगर आपको लिखना है तो m छोटा लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 हमने क्यों लगाया, 1000 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम लीटर्स में लेते हैं। तो अगर हमें सेंटीमीटर में लेना है तो हमने इसे ऑटोमेटिकली 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट हमारा आंसर सेंटीमीटर्स में ही आए, सेंटीमीटर क्यूब्स में आए। तो ये पहले से सेंटीमीटर क्यूब को करने का पूरा फॉर्मूला है। तो K कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, C हमारा कितने हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट क्या है, m इनवर्स नहीं है, m सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब प्लस में हो जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स, इसे यूनिट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बस दे यूनिट। ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको पता चल गई, फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय सी। यूनिट्स क्या है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब यही चीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टर, फिर करेंगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे हाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, अब यही सेम चीज, मतलब आपने जो आपका सल्यूट है, जो सोल्यूशन बनाया है, अगर वो नॉर्मेलिटी की फॉर्म में बनाया है, मतलब आपका 1 नॉर्मल सोल्यूशन है, 2 नॉर्मल सोल्यूशन है, 3 नॉर्मल सोल्यूशन है, तो उसको हम बोल देते हैं, उस कंडक्टेंस को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोल देते हैं हम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब जो उसके अंदर जो सल्यूट है, जो उसके अंदर सोल्यूशन है, वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में। वही सेम है, 1 सेंटीमीटर अपार है, ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। सेम है यहाँ पर भी जो है आपका जो फॉर्मूला है दैट विल बी सेम, फॉर्मूला आपका सेम ही है, कप्पा इनटू 1000, बस आपका कंसंट्रेशन जो है अब किसके फॉर्म में आ गई है, अब आपको इसी के नॉर्मेलिटी की फॉर्म में आ गई। ये सेम फॉर्मूला जैसे कि है हमारा पीछे का, ठीक है, कि अपॉन में n इंटू में 1000, सेम यूनिट, क्योंकि वहां पर भी ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम यही यूनिट बनेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। अब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने जब सोल्यूशन चैप्टर करते हैं तो हमें पता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी अपॉन में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट के एन फैक्टर क्या, अगर मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँ तो एन फैक्टर, मतलब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑन एन फैक्टर। एन फैक्टर वेरी करता रहता है भाई। सॉल्ट में क्या होता है, टोटल चार्ज होता है, ठीक है। एसिड बेस में क्या होता है, कितने H+ दिए वो उसकी बेसिसिटी होती है, बेस के लिए कितने उसने H+ आयन दिए वो उसकी एसिडिटी होती है। तो एन फैक्टर में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे एन फैक्टर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो सॉल्ट के लिए और एक एसिड और बेस के लिए, ठीक है, एसिड और बेस के लिए। अगर एसिड के लिए है तो हम उसे बोलते हैं बेसिसिटी, क्या बोल देते हैं, बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या बोल देते हैं हम उसे, एसिडिटी। और सॉल्ट के लिए चार्ज, सॉल्ट के लिए क्या होता है, टोटल चार्ज। कि टोटल चार्ज कैसे, एक एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एसिड में, जैसे H2SO4 मान लो, H2SO4 कैसे ब्रेक करता है, 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। इसे कितने H+ दिए, ये इसकी कहलाती है बेसिसिटी। 2 दिए तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। बेस में आप जैसे NaOH को ब्रेक करो, कैसे टूटेगा, Na+ प्लस OH नेगेटिव, इसे कितने OH नेगेटिव दिए, इसकी एसिडिटी होगी, कितने दिए 1, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सॉल्ट में टोटल चार्ज, सॉल्ट में क्या होता है टोटल चार्ज, जैसे NaCl, मतलब कोई भी चार्ज चाहे कैटायनिक चाहे एनायनिक, जैसे NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, एक कैटायन एक एनायन, तो एन फैक्टर क्या हो गया 1, एन फैक्टर क्या हो गया 1। जैसे एक और एग्जांपल इसमें मैं ये ले लिया, आपने देख लिया, तो ये होते हैं एन फैक्टर। तो अगर मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी को तुम एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट मोलैरिटी, ठीक है। अब एक और देखते हैं सॉल्ट का, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, जैसे Al2 सॉरी, अब इसको ब्रेक कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट होता है ना, ये तो चार्जेस बन जाते हैं, ये वाला पार्ट क्या बन जाते हैं, ये इसका चार्ज बन गया, ये इसका चार्ज बन गया, मतलब ये कब ब्रेक करेगा, एल्यूमिनियम 3+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर आपको ब्रेक नहीं करना आता, कैसे कर सकते हो आप, जो इसके नीचे वाला पार्ट है आप उसके हेड पे लगा दो, तो एल्यूमिनियम 3+, और स्टार्टिंग में हमेशा प्लस वाला लिखते हैं, स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखते हैं प्लस वाला, तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लगा दो 3+, सल्फेट पे क्या लगा दो -3। अब नंबर कैसे आएंगे, वो यहाँ से आएंगे, नंबर कहाँ से आएंगे आपके, यहाँ से। एल्यूमिनियम कितना था 2, तो यहाँ पे 2 आयन,
सल्फेट यहाँ पे कितना था 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, ध्यान से देख लो। एल्यूमिनियम क्योंकि यहाँ पे 2 था तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 और ये यहाँ पे 3 था तो ये आ गया 3। अब एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर है कि टोटल कटायन कितना है, टोटल कटायन पे चार्ज कितना है, कटायन चार्ज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे क्या है 3+, फिर कितने एल्यूमिनियम है 2, तो टोटल कटायन चार्ज कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, तो एन हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6। सेम है सल्फेट पे चार्ज कितना है 2, कितने सल्फेट है 3, तो 3 × 2 6, तो कहीं से भी करोगे यू विल गेट 6, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया 6। तो अगर इसकी नॉर्मेलिटी आपको मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी गिवन है, तो नॉर्मेलिटी को किससे डिवाइड कर दोगे आप 6 से, तो आपको क्या मिल जाएगी मोलैरिटी। अब यही चीज मुझे इस फॉर्म में लिखनी है, मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखनी है, समझ में आया थोड़ा सा? अभी प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट मोर। अब आते हैं आगे के लिए कि यहाँ पर हम इसकी जगह देना लैम्डा एम, यहाँ करेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू में चार्ज, वहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कर देना है उस टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि अब हमें करने हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है खूब सारे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ नॉर्मेलिटी की मैंने फॉर्मूला लिखे, जैसे मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्लस अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा रिवीजन करा दें। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं मास इन ग्राम गिवन, जो भी आपको गिवन मास है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया कि मोलर मास दे रखा होगा, मान लो NaOH कहीं दे रखा है तो मोलर मास 40 अपॉन में कितना होता है NaOH का मोलर मास NaOH, ठीक है, ये कितना हो गया 16 + 1 प्लस इसका होता है 23, 63 नहीं, हाँ 40, कितना होता है 40, तो 40 अपॉन में एन फैक्टर क्या निकलेगा Na+OH नेगेटिव, एक OH देगा तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 1, मतलब हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा 40, मान लो ग्राम गिवन 40 था तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये है फॉर्मूले नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। होप ये तो सबको पता ही होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग करते हैं, मैंने कहा रिवीजन ना हो जाएगा आपको, ठीक है। अब मेन है न्यूमेरिकल्स जो कि हम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव ऑन करते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे। इसके लिए हमें उन्हीं क्वेश्चंस पे दोबारा जाना पड़ेगा, जैसे कि अब हम कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, अब हम इजीली कर सकते हैं। चलो भाई ट्राई करो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन, खुद ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं तो करवा ही नहीं हूँ। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस निकालनी है लैम्डा एन। अब गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है 0.05 मोलर KOH, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोलर, मोलैरिटी की फॉर्म में गिवन है, तभी तो लैम्डा एन निकालना है। रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस क्या होता है 1.3 1.6 ओहम। ओके, सेल कांस्टेंट, दिस इज द सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है, मतलब L/A भी आपको दे रखा है 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको करना है कैलकुलेट मोलर कंडक्टर। कैसे करेंगे, पहले लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, कप्पा नहीं है अपने पास, ठीक है, तो कप्पा हमारा क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू सेल कांस्टेंट था L/A, अभी क्या था कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A होता है। अब इसका सीधा ये चीज हम इंटू लिखते, ये कंडक्टेंस है, वो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, ये कंडक्टेंस है, कहीं आप लोग कंफ्यूज कर जाओ, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टेंस अब इंटू L/A इंटू 1000, क्योंकि हमारे को कप्पा निकालना है, अपॉन में कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारे को निकालनी है मोलर कंडक्टेंस। अब देखो L लैम्डा M इज इक्वल टू हो जाएगा 0 पॉइंट, कंडक्टेंस हमारे को कितनी दे रखी है भैया, कप्पा तो में निकालनी थी, हाँ ध्यान से देखिए, कंडक्टेंस हमारे को है, और पर हमें क्या चाहिए, हमारे को गिवन है
हमें गिवन है रेजिस्टेंस, हमारे को क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया लैम्डा m इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो 0.316 इंटू में 1000 अपॉन हमारा क्या था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन थी 0.05 और ये अब क्या बन जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस हमारे को मैंने 1/q लिखी हुई है, रेजिस्टेंस हमारी है 1 नहीं है, ये है हमारा 31.6 ओम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/31.6 और यहाँ हो जाएगा 0.316 इंटू में 1000 अपॉन 0.05। आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 200। बहुत आसान है, अगर ना चाहो तो कर भी सकते हो। नीचे अगर आपने 1000 लगाया 100 लगाया, ये इधर से कटेगा, ये इससे पूरा का पूरा ही कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, यू विल गेट 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमें पता है इसकी यूनिट होती है। करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो इसको आप बहुत इजीली, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान था, फिर से देख लो एक बार। लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन। अब हमारे को कप्पा नहीं दे रखी थी, कप्पा के लिए हमें क्या चाहिए, कप्पा कंडक्टेंस इंटू L/, अब हमें कंडक्टेंस नहीं दे रखी थी। चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते थे, इसको सीधा हटाते, इसको हटाते आप इसको आप सीधा लिख सकते थे 1/r इज इक्वल टू 1/r L/a। तो ये उठा के बस ऊपर रखना था, तो सीधा ये आ जाता 1/r L/a इंटू में कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर L/a कितना दे रखा है 0.316, R में दे रखा है 31.6, कंसंट्रेशन 0. आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज दिस वन। तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, एक बार आप अपने आप ट्राई करेंगे, फिर मैं करवाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर है V4 वोल्ट, यहाँ पे आपका है वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो करिए, वरना मैं आपको करवाती हूँ। देखो पहले क्या करना होता है, सारे के सारा आपको डाटा नोट डाउन करना होता है कि आपको डाटा क्या क्या गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट नहीं करूँगी, छोटी सी स्क्रीन है। अब ये देखते हैं कि करना क्या है, हमारे को करंट निकालना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 5 वोल्ट। तो करंट निकालना, वहाँ से शुरू करते हैं। करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, करंट निकालना, ठीक है। इसके लिए वोल्ट तो गिवन है बट रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो R हमें निकालना है। R कैसे निकाल सकते हैं, रोला करके निकाल सकते हैं, डन, रोला करके निकाल सकते हैं। L/a तो हमारे को गिवन है, क्यों, क्योंकि एरिया और लेंथ हमको गिवन है। अब बचते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो 1 रेजिस्टिविटी का ही उल्टा जो होता है वो कापा होता है, L/a। तो अगर मुझे कापा मिल जाएगा तो मुझे आपको आराम से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब कापा कैसे निकलेगा, कापा हमारे को पता है कि या तो लैम्डा m हो या लैम्डा इक्विवेलेंट हो। कापा इंटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखी है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको गिवन है। हमारे को क्या गिवन है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको गिवन है, दैट इज 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, वो हमारे को गिवन है। पर कंसंट्रेशन हमें मोलैरिटी की फॉर्म में गिवन है। कंसंट्रेशन हमें किसके फॉर्म में गिवन है, मोलैरिटी की फॉर्म में। अगर ये मोलैरिटी के फॉर्म में हमें गिवन है तो यहाँ पे हमको लैम्डा इक्वू से काम नहीं चलेगा, लैम्डा m चाहिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से क्या हम लैम्डा m निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू में n फैक्टर होता है, और सॉल्ट के लिए उसका चार्ज होता है, जैसे MgCl2
MgCl2 को आप कैसे ब्रेक करोगे? MgCl2 को आप कैसे ब्रेक करोगे? Mg मैंने क्या कहा था, जो यहाँ लिखा है वो उसकी चार्ज उसकी सर पे लगा दो, तो Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, डन। इसके बाद टोटल कटायनिक टोटल आयनिक, तो टोटल कटायनिक क्या है? ये वाला, इस पे चार्ज कितना है? 2 प्लस 1 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 2, तो n फैक्टर हमारा कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर हम लैम्डा m निकाल सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू, लैम्डा इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? 200, ये कितना दे रखा है? 2, तो ये क्या आ जाएगा? 400, मतलब लैम्डा m हमारा कितना आ गया? 400। अब लैम्डा m से हम क्या कापा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में c, तो कापा के लिए क्या हो जाएगा? कापा के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा m इंटू में c अपॉन में 1000, लैम्डा m इंटू में c अपॉन में 1000, तो लैम्डा m कितना निकला? 400, c हमको कितना दे रखा है? 0.05, तो हम 5/100 लिख सकते हैं उसको, इंटू में 1000, 2 इसे ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 20/1000, 20/1000 को क्या लिख सकते हैं? 0 से 0 कट गया, 2 इंटू 10⁻², तो कप्पा अपना कितना निकल आ गया? 2 इंटू 10⁻²। यू टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद मैं रिमूव करती हूँ, क्योंकि कप्पा के बाद हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस से हम करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ का बता देते हैं, आप अगर इसके बाद करोगे तो हमारे को क्या मिल गया? हमारे को क्या मिल गया? कप्पा। तो R इज इक्वल टू 1/कप्पा L/A, ठीक है। तो कप्पा अपना कितना आया है? कप्पा आया है 2 इंटू 10⁻²। L कितना है हमारा? 0.5 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना है? ये हमारा कितना है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा अपना कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/6 इंटू 10⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻² चला गया तो 100/6, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 100/6। आसान है। अब ये वाला थोड़ा मिटा देते, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब R हमारा आ गया, तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, I हमको निकालना है, तो V/R, V हमें कितना दे रखा है? 5, R हमें क्या दे रखा है? 100/6, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 30/100 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, क्योंकि करंट की हमारी यूनिट कितनी होती है? एम्पियर, तो ये इसका आंसर आ गया 0.3 एम्पियर। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले, क्या करना था हमें करंट निकालना था। करंट हम कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू IR, उसके लिए R चाहिए था, R हमें दे नहीं रखा था, तो R हमें कैसे निकालना था? R इज इक्वल टू रो ला करके निकालना था, R इज इक्वल टू रो L/A, रो को 1/कप्पा कर सकते हैं, इसके लिए हमें कप्पा निकालना था। कप्पा हम कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट करके निकालो, चाहे लैम्डा m करके निकालो। लैम्डा m इसलिए लिया था क्योंकि जो कंसंट्रेशन थी वो मेरी मोलैरिटी की फॉर्म में दे रखी थी, m की फॉर्म में दे रखी थी, तो हमने क्या किया? लैम्डा इक्विवेलेंट से लैम्डा m निकाला। कैसे? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, n फैक्टर कितना आया था? 2 आया था, वो करा तो हमारे लिए आ गया 400। लैम्डा m से हमने कप्पा निकाला, कप्पा आया 2 इंटू 10⁻², फिर 2 इंटू 10⁻² से हमने R निकाला, R हमारा आया 100/6, 100/6 को हमने यहाँ पर किया यूनिट किया करंट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप लोगों को खुद ट्राई करेंगे वो वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई करें आप लोग इसको लिखें, तब तक मैं भी देखती हूँ, आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर्स भी मैंने थोड़े साथ में लिखे हैं, सो दैट अगर आप एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं कर सकते हैं। अ कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl, ठीक है। एक KCl है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर, व्हिच हैज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है? आपको कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आपको क्या दे रखा है? कप्पा दे रखा है।
0.2 साइमन पर मीटर। मैंने एक बहुत बड़ा फोकस करना पर मीटर, क्योंकि हमारी जितनी कैलकुलेशंस होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस वाली सेंटीमीटर में होती हैं। It has a resistance of 80 ohm at 25 degree centigrade. When 0.0025 molar K2SO4 solution replace the KCl, it has the resistance of 320 ohm. मतलब अब आपने क्या किया कि KCl से रिप्लेस किया K2SO4 को, तो उसका हमको निकालना है सेल कांस्टेंट, कप्पा, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K2SO4। समझते हैं? एक बीकर है जिसमें KCl ले रखा था, उसकी आपको वैल्यूज दे रखी है, किस किस की, एक तो कप्पा की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद निकालना क्या है, निकालना है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब L/A, ठीक है, वो भी निकालना किसका है, K2SO4 का। अच्छा एक और बात सुनो, L/A मैं तो भाई आपका जो बीकर है वो तो सेम है, उसमें इलेक्ट्रोड्स तो सेम ही होंगे, सिर्फ सोल्यूशन ही तो चेंज किया है। तो अगर आप सेल कांस्टेंट KCl के लिए निकाल लो तो क्या आप K2SO4 के लिए नहीं निकाल सकते? सेम ही तो आएगा, क्योंकि आपका बीकर तो सेम है, सिर्फ सोल्यूशन ही चेंज किया है। तो इलेक्ट्रोड का एरिया, इलेक्ट्रोड की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमें पता है L/A कैसे निकल सकता है, R रोला, ठीक है, एंड R इज इक्वल टू 1 कप्पा लिख सकते हैं L/A। L/A तो मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, L/A इज इक्वल टू R इंटू कप्पा, ठीक है। KCl का देखो, क्या R आपको गिवन है, यस। अब ये निकालें, कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 80 ओहम, ठीक है। कप्पा में कितना दे रखा है, कप्पा अपन को दे रखा है 0.2 साइमन पर मीटर। क्या साइमन को मैं ओहम इनवर्स लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो 0.2 ओहम इनवर्स, ओहम से ओहम कट जाएगा, मीटर इनवर्स में आंसर चाहिए, मीटर इनवर्स में मिल जाएगा अपन को आंसर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर, ये अपना मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये हम, अच्छा ये मीटर स्क्वायर जब मीटर से कटेगा तो मीटर इनवर्स ही तो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो मीटर इनवर्स आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर अगर हम 80 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 2 16 मीटर इनवर्स। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई अपनी L/A की। L/A की यूनिट हमारी कितनी आ गई, 15 मीटर, मतलब सेल कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया, दैट इज 16 मीटर इनवर्स। अब हमें इसका एक एक पार्ट करेंगे, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। अब कप्पा हमारे को निकालना है, ठीक है। कप्पा क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या हमें कंडक्टेंस दे रखी है, हमारे को कंसंट्रेशन दे रखा है, इज रिप्लेस बाय KCl, इट हैज रेजिस्टेंस हमको दे रखी है, तो निकाल सकते हैं कप्पा, क्योंकि C क्या होता है, 1/R होता है इनटू में सेल कांस्टेंट, ठीक है ना भाई, 1/R। तो सेल कांस्टेंट हमारा कितना निकला, 16 मीटर इनवर्स। R हमारे को कितना दे रखा है, 320 ओहम, तो 16 1/20, ये आ जाएगा 1/20 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, 1/20। तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, क्योंकि 1/2 कितना होगा, 0.5, तो होगा 0.05 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्योंकि हमें मीटर्स में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये मीटर इनवर्स है, तो सेंटीमीटर तो मीटर इनवर्स में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू 10⁻⁻², यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओहम इनवर्स। तो ये आ गया आपकी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कप्पा, ठीक है। तो देख लो एक बार क्या किया हमने, पहले हमने सेल कांस्टेंट निकाला था, वो कैसे निकालेंगे, R रोला से निकालेंगे, रो को 1 कप्पा कर सकते हैं क्योंकि हमारे को कप्पा गिवन था। तो L/A R इंटू कप्पा हो गया, जो कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 16 मीटर इनवर्स। इसके बाद हमने कप्पा, हमारे को क्या निकालना था, कप्पा भी निकालना था क्योंकि K2SO4 के लिए निकालना है। सेल कांस्टेंट हमने KCl से निकाला,
बट सेल कांस्टेंट रिमेन सेम, तो हमने यहाँ पर रखा, हमको कप्पा मिल गया। कप्पा हमारा निकल गया 0.05 इंटू 10⁻²2। अब हम लोग करेंगे आगे कि अब हमारे को ये सारी चीज़ें मिल गई हैं जो कि लिखी हुई हैं। अब हमको लैम्डा एम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लैम्डा एम का फॉर्मूला लगाओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में सी। कप्पा कितना निकला है 0.05 इंटू 10⁻² इंटू में 1000 अपॉन में कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन हमारे को लेनी है K2SO4 की, दैट इज 0.0025। बस आप इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इंटू 100 कर दो, इंटू में 1000 कर दो, ठीक है, 2 0 से यहाँ 2 0 कट गए। 10⁻² है तो 100 से 2 0 और कट गए, तो यहाँ बच गया 5 इंटू में 1000 अपॉन 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ 25, ये 5000, ये हो जाएगा 200। तो लैम्डा एम हमारा क्या आ जाएगा 200। अब लैम्डा एम तो क्या लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर हम कौन सा लेंगे, K2SO4 का लेंगे। K2SO4 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, K2SO4 गिव राइज टू K प्लस SO4 2 नेगेटिव, K प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये भी 2, ये भी 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया 2, तो ये आ जाएगा 200। अच्छा, हमें लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा। तो लैम्डा एम कितना आ गया 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100। तो लैम्डा इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 100 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो हो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपने न्यूमेरिकल्स खूब सारे किए होंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम जितने न्यूमेरिकल्स करते हैं उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट करेंगे, ऑस्मोल डिल्यूशन लॉ करेंगे, खॉर्श लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर चलेंगे। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।